हेलो दोस्तों। आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिस पर मैं इंडिया के कॉमन करप्शन के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। वैसे तो इंडिया बहुत करप्ट कंट्रीज़ में आता है और आए दिन अखबारों में छपता रहता है कि यहाँ पे इतने स्कैम होते हैं, पॉलिटिकल स्कैम, कुछ बैंक के रिलेटेड स्कैम और कोई तो पैसा लेके ऐसे ही भाग जाता है। लेकिन इनको छोड़कर कुछ मिडिल क्लास स्कैम भी होते हैं जो आपके आजू बाजू लोगों के साथ हो रहे होते हैं, लेकिन लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते क्योंकि ये इतने फेमस नहीं होते। आज मैं ऐसे ही कुछ स्कैम के बारे में और उनके गैंग मेंबर ये स्कैम को कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है इंश्योरेंस गैंग। ये गैंग हरियाणा में बहुत फेमस था और इसमें होता ये था कि इस गैंग के मेंबर्स ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो लोग कैंसर से मरने वाले होते हैं या कैंसर से लास्ट स्टेज पे होते हैं, लेकिन मरने से पहले उनके जाने बगैर ये लोग उनका इंश्योरेंस निकालते हैं। उसके बाद जब ये लोग मर जाते हैं फिर उनकी लाश को वो लोग मॉर्गेज से चुरा लेते हैं और किसी हाईवे पे छोड़ देते हैं और उस पर गाड़ी चढ़ा देते थे और ऐसा दिखाते थे कि ये आदमी एक्सीडेंट से मरा है। फिर वो लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते और दिखाते कि ये आदमी एक्सीडेंट की वजह से मरा है। फिर वो क्लेम की रकम अपने पास ले लेते थे। ऐसे करके उन्होंने हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए का घपला किया था। ये गैंग हरियाणा में बहुत फेमस था, इस वजह से इसको कैंसर गैंग के नाम से भी जाना जाता था। दूसरी है गुलकंद गैंग। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो बिलोंग करता है वो लोग अपनी लाशों को जलाते नहीं है, दफनाते हैं। तो इसमें होता ये था कि जब भी किसी फैमिली मेम्बर मर जाता था तो वो लोग उनको दफनाते थे और उन पर फूलों की चादर रखी जाती थी। फिर उनके जाने के बाद ये गुलकंद गैंग के लोग वहाँ आते थे और उनमें से गुलाब के फूल चुनकर लेके जाते थे। उनको लेके जाने के बाद वो उन पर प्रोसेस करके उनका गुलकंद बनाते थे, जो कि खाने की चीज़ों में और पान में मोस्टली यूज होता था। ऐसे ही गुलकंद गैंग ने बहुत सालों तक लोगों को इन्हीं कब्रों के ऊपर रखे फूलों से गुलकंद बना के बेचा था। तीसरी है सलवार गैंग। ये गैंग 2003 और 2 में बहुत फेमस हुई थी। इसमें होता ये था तब मोबाइल बहुत कॉमन हुआ करते थे, मतलब वो इतने भी कॉमन नहीं थे कि सबके पास हो। मोस्टली लोग टेलीफोन पे ही बात किया करते थे। तो ये गैंग हमेशा मार्केट के घर को ही टारगेट करता था क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी और लोग बहुत गुजर रहे होते थे, तो किसी को शक भी नहीं होता था। सो वो लोग ऑब्जर्व करते थे कि किस घर का मर्द कब बाहर जाता है और कब घर में आता है। तो वो ऐसे ही किसी घर को तलाश रहे होते थे जिस घर का मर्द डायरेक्ट सुबह जाके शाम को वापस आ जाए। तो वो लोग ऐसे घर को टारगेट करते थे। जिस घर को टारगेट किया करते थे वहाँ पे गैंग की जो औरत होती थी जाकर दरवाजा खटखटाती थी और दरवाजा खोलने के बाद वो गैंग की औरत उस घर के औरत के कहती थी, बेटा मैं जरा बाजार से सामान लेने आई थी, जल्दी जल्दी में मैं अपना सलवार उल्टा पहन के आई हूँ, क्या तुम मुझे 2 मिनट के लिए अपना बाथरूम यूज करने दोगी जिससे कि मैं अपनी सलवार ठीक कर लूँ, मुझे वो शर्मिंदगी हो रही है। अब जाहिर है वो औरत दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, वो समझ सकती है कि वो कितना एम्बेरस फील कर रही होगी। तो वो औरत उनको घर में आने देती है। वो घर में आने के बाद सारी जगह देख लेती है घर में लोग कितने हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं। अंदर जाके अपना सलवार ठीक कर लेती है और बाहर आते ही मिर्गी का या फीट आने का नाटक करती है। ये सब देखकर घर की औरत बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझता नहीं इस मौके पे क्या करना चाहिए। अगर ये मर भी गई तो मुझ पे केस ना हो जाए, इस वजह से वो कुछ समझ नहीं पाती। तब वो औरत बोलती है कि बेटा ये मेरे बेटे या पति का नंबर है, इस पे जरा तुम फोन कर लो ना, वो मुझे लेने आ जाएंगे। औरत घबराहट में फोन कर देती है। ये सिग्नल होता है बाकी के मेंबर्स के लिए कि ये रास्ता साफ है, तुम लोग यहाँ आ सकते हो। वो लोग आने के बाद उस औरत को डरा कर धमका कर जेवर पैसे जो कुछ भी उस घर से मिल जाता है वो लोग लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। चौथा जो गैंग है उसे निकाह गैंग कहते हैं। ये गैंग हमेशा जो इंटरसिटी बस ट्रैवल कर रही होती है वो उनको टारगेट करते हैं। जब बस एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए निकलती है और जब ये हाईवे को लगने वाली होती है उससे पहले एक भिखारी टाइप का आदमी अपनी सुंदर सी बेटी को लेके बस में चढ़ता है और भीख मांगने लगता है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी उस भिखारी पे चिल्लाता है कि इतनी सुंदर बेटी होके तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। तो वो भिखारी बोलता है कि मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब, मिल में काम करता था लेकिन अब मिल बंद हो गई तो मैं बेरोजगार हो गया। मेरी 4 बेटियां हैं, तीनों की शादी हो गई और मैंने तीनों की शादी में बहुत खर्चा किया है, लेकिन अब ये आखिरी बची है। अभी इसको खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, इसीलिए मैं मजबूरी में भीख मांगता हूँ, मुझे माफ़ करो साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो वो झट से बोलता है
ये मेरा बेटा है, इसकी भी मुझे शादी करवानी है, आपकी बेटी से मेरी बेटे की शादी करवाओगे? तो वो कुछ वक्त रुक के हाँ बोल देता है और बात पक्की करता है। तो वो अधेड़ उम्र का आदमी बोलता है, ये जब गाड़ी ढाबे पे रुकेगी तो किसी मौलवी को देख के हम इन दोनों की शादी करवा देंगे, आपका बोझ भी कम हो जाएगा और आपको भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आजू बाजू के लोग सरप्राइज होकर देखते हैं कि वाह क्या नसीब पाया है, बेटी की शादी फिक्स हो गई। तभी वहाँ से एक मौलवी खड़ा होता है, कहता है बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोल दूं, मैं मौलवी हूँ और मैं निकाह पढ़ा सकता हूँ, मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगा, इससे आपको कोई एतराज तो नहीं? उसके बाद गाड़ी एक जगह रुक के वो लोग निकाह नामा पढ़ाने शुरू कर देते हैं और उन दोनों की शादी करवा देते हैं। लोग सरप्राइज होके ये सब देख रहे होते हैं। शादी हो जाने के बाद वो खुशी से एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और फिर बस में आकर बैठ जाते हैं। लोग अभी भी सरप्राइज होके ये सब देख रहे होते कि ये सब क्या हो रहा है, और बस चलने लगती है। तभी एक जवान आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि मैं अपने घर जा रहा था और घर जाते जाते मैं सिटी से ली हुई मिठाई भी लेके जा रहा था, और ये खुशी का माहौल देख के ये मिठाई मैं आप सब में बांटना चाहता हूँ। घर वालों के लिए मैं किसी और दिन लेके जाऊँगा, मैं इस रास्ते से गुजरता रहता हूँ। ऐसा करके वो आदमी मिठाई पूरे बस में बांट देता है। मिठाई खाने के बाद 10 और 15 मिनट में सारे लोग सो जाते हैं। तो तब पता चलता है कि बेटी का बाप, अधेड़ उम्र का आदमी और उसका बेटा और मिठाई बांटने वाला और मौलवी, इन लोगों ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड एक स्ट्राइक की होती है। इसमें सब लोगों को बेहोश करके उनके सारे जेवर, सारे पैसे जो भी उनको मिलता है वो लोग उनको लूट लेते हैं। उसके बाद ड्राइवर होता है, उसको गन दिखा के गाड़ी एक जगह पे रोकते हैं और पीछे से उनकी वैन आ रही होती है, तो वो वैन में बैठ के वो लोग भाग जाते हैं। अब हम ऑनलाइन होने वाले स्कैम के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है फ्रीडम 251। तो हुआ ये था कि रिंगिंग बेल्स नाम की एक कंपनी ने ये दावा किया था कि हमने इस दुनिया का सबसे चीपेस्ट फ़ोन निकाला है 251 रुपये का, और उसको उन्होंने फ्रीडम 251 नाम दिया था। और ये फ़ोन ऑनलाइन बिकने वाला था और इसके कुछ कंडीशन थे। उसमें एक कंडीशन ये थी कि इस फ़ोन की 100% कीमत आपको एडवांस में देनी होगी, जो डिलीवरी होगी वो 6 महीने बाद होगी। और इस कंपनी के मालिक ने चाइना की एक कंपनी से इसके बहुत सारे सैंपल्स बनाए रखे थे और उसको हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी बहुत सारी मार्केटिंग की थी। उस मार्केटिंग का नतीजा ये हुआ कि ये कंपनी के पास कुछ ही दिनों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू 140 करोड़ रुपए आ गए थे। उसने इस 140 करोड़ रुपए को ब्याज पे चढ़ा दिया और 6 महीने बाद इसका ब्याज आया 6.5 करोड़ रुपीज। इस तरह उसने कुछ भी किए बिना 6 महीने में 6.5 करोड़ रुपए कमा लिए, और जिनके पैसे थे उनको 6 महीने बाद कुछ सॉरी का लेटर भेज के उनको वापस भी कर दिए। और इसको ये सब करने में कितने पैसे लगे? सिर्फ 5 लाख रुपए मार्केटिंग के। नेक्स्ट है स्ट्रीमिंग वीडियो कॉलिंग स्कैम। मैं उस ऐप का नाम नहीं बता सकता, लेकिन इसमें होता ये था कि आप जब भी उस ऐप को इंस्टॉल करोगे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके अकाउंट में 2000 कॉइन्स आ जाएंगे। ये 2000 कॉइन्स आने के बाद आप प्रोफाइल की किसी भी लड़की से चैट कर सकते थे। चैट करने के बाद कुछ मिनटों के बाद ये जो कॉन्वर्सेशन था वो सेक्सुअल कंटेंट की तरफ जाता था और बहुत रोमांटिक चैट होना शुरू होती थी। कुछ देर बाद वो लोग वीडियो को स्टॉप कर देते थे और उधर एक मैसेज दिखाते थे कि आपके कॉइन्स खत्म हो चुके हैं, अगर आपको और बातें करनी है तो आपको इतने अमाउंट में ये कॉइन्स खरीदने पड़ेंगे। तो जाहिर है कि लड़के होते थे वो ज्यादा बात करने के चक्कर में और कॉइन्स खरीद के बात करना शुरू करते थे। बातें शुरू होने के बाद आपके और उस लड़की के बीच जो भी होता था ये लोग उसको रिकॉर्ड करते थे। उसके बाद इन्होंने जो आपसे रजिस्ट्रेशन के वक्त जो इन्फॉर्मेशन ली थी उस इन्फॉर्मेशन को ये लोग, उसमें से जो नंबर होता था उस नंबर पे आपको एक वीडियो मैसेज आता है और आपको बताया जाता है कि आपकी ये वीडियो है, आपकी चेहरा इसमें साफ दिख रहा है, ये वीडियो हम आपके फैमिली मेम्बर्स को भेज देंगे अगर आपने नाइजीरिया के इस अकाउंट में इतने पैसे नहीं भरे। जाहिर है कि उनको ये सब बात कैसे पता चलती है? आप अपना फेसबुक जब भरते हो तो उस फेसबुक में आप अपनी रिलेटिव्स के नाम, अपने नाम, वो सब बातें भी, इंफॉर्मेशन भी आप फिल करते हो। अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हो तो आपका बॉस का नंबर, आपका बॉस कौन है, आप किस कंपनी में काम करते हो, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाती है। सो इसी इन्फॉर्मेशन को वो लोग सेव करते हैं और आपको ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है कि बदनामी के चक्कर में वो इंसान किसी को बताता नहीं है और जो अमाउंट उन्होंने मांगी है वो उनको देने के लिए तैयार हो जाता है। 7th है व्हाट्सएप मास्किंग। इसमें होता ये था कि आप जब भी व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो और उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हो तो वो आपसे नंबर मांगता है
कि आप किस नंबर पे व्हाट्सएप चलाना चाहते हो। तो ये लोग अपना नंबर न डालते हुए जिसका व्हाट्सएप उनको हैक करना है या उसका नंबर इसमें डाल देते हैं। अब जाहिर है कि जब उन्होंने ये नंबर डाला उसके बाद व्हाट्सएप उनको एक OTP भेजता है। अब ये OTP इनके पास न आकर वो जिसका जो विक्टिम है उसके नंबर पे ये जाएगा। तो ये लोग व्हाट्सएप ऑफिसर या कुछ भी बनकर उनको फ़ोन करते हैं कि हम आपका व्हाट्सएप अपग्रेड करेंगे या कुछ ऐसे कारण बता के वो लोग उससे OTP ले लेते हैं। OTP लेने के बाद और एक्टिवेट करने के बाद ये व्हाट्सएप उस विक्टिम के मोबाइल से निकलकर इनके मोबाइल में आ जाता है। उसके बाद वो लोग एक ऑप्शन पूछते हैं कि आपको अपने ऑनलाइन जो आपके गूगल ड्राइव में जो व्हाट्सएप का जो बैकअप बना हुआ है वो आपको रिट्राइव करना है या नहीं। अगर वो लोग येस कर देते हैं तो आपका जो भी डेटा या मीडिया जो बैकअप में स्टोर हो चुका है वो उसको रिट्राइव कर लेते हैं। अगर उनके हाथ कुछ लग गया जो कि मतलब जो पर्सनल कंटेंट होता है या कोई मीडिया या फोटो जो कि बहुत पर्सनल है, अगर उनके हाथ लग गया तो वो लोग उसी नंबर के 2-4 लोगों को ये भेज भी देते हैं और आपको फ़ोन करके ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके ये जो कंटेंट है या कोई भी आपका पर्सनल मैसेज है पब्लिक हो तो आप इस अकाउंट में पैसे भेज दो, हम आपका ये जो डेटा है वो लीक नहीं करेंगे। इस तरह से व्हाट्सएप मास्किंग होती है। और आखिरी स्कैम है OLX स्कैम। ये स्कैम अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनको UPI बेस्ड ऐप की समझ नहीं होती या उनको सिर्फ उनकी बेसिक यूजेस के बारे में पता होता है, अलग अलग फीचर के बारे में उनको पता नहीं होता। ये स्कैम कुछ इस तरह से होता है कि आप जब भी कोई चीज़ बेचने के लिए OLX पर डालते हो तो आपको कुछ टाइम के बाद या कभी कभी इमीडिएटली कॉल आता है उनका जो आपका सामान खरीदना चाहते हैं। जब आप इनसे बात करते हो तो यूजुअली लोग प्राइस को लेकर बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन इन गैंग के मेंबर आपके साथ ज़्यादा बार्गेनिंग करते नहीं है और आप जो अमाउंट उनको बताते हो वो लोग झट से मान जाते हैं और आपकी चीज़ खरीदने के डील पक्का कर लेते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको मल्टीपल कॉल आते हैं, उसमें आपको आपकी चीज़ खरीदने के लिए जिसमें वो बढ़ा चढ़ाकर प्राइस देने की तैयार हो जाते हैं। कभी कभी तो आपको डबल और ट्रिपल पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और आपको पैसे गूगल पे जो कि एक UPI बेस्ड मनी ट्रांसफ़र का ऐप है उस पे भेजने की बात करते हैं और यही से उनका स्कैम शुरू होता है और सारी हेराफेरी इसी ऐप से होती है। वो लोग आपको कहते हैं कि हम आपको एडवांस में पैसे भेजते हैं पूरे के पूरे, और ऐसा कहकर उन्हें वो पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो उनको एक्चुअल पेमेंट नहीं भेजते, उसकी रिक्वेस्ट भेजते हैं। मतलब कि जिससे इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि वो आपसे पैसे लेने की रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं और इनको कुछ ये फीचर के बारे में पता नहीं होता। उनको लगता है कि ये लोग हमें पैसे भेज रहे हैं और वेरिफिकेशन के लिए हमारा UPI पिन मांग रहे हैं। उनको एक्चुअल पेमेंट में और रिक्वेस्ट में फ़र्क नहीं समझ में आता, तो वो लोग झट से UPI पिन डाल देते हैं और आपके अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो उनके अकाउंट में चले जाते हैं जितना उन्होंने रिक्वेस्ट किए होते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन स्कैम जो इंडिया में होते हैं। और उनके अलावा अगर आप ऐसे सोशल ब्लैकमेलिंग के स्कैम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वेब सीरीज़ देख सकते हैं जिसका नाम है ब्लैक मिरर। मैं सच कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे किस तरह से लोगों को सोशली मैनिपुलेट किया जाता है। और इसके साथ साथ आपको मैं एक बोनस इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। इसमें एक एक्चुअल स्कैमर एक बंदे को लूटने की कोशिश कर रहा होता है विद यूजिंग UPI ID, और इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज हुआ है। अगर आप ऐसी वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये वीडियो यही पॉज कर सकते हैं। हेलो स्टार्ट कहाँ है इसमें? सर, आपने टू कॉन्टो को टच करने के बाद स्टार्ट नहीं लिखा है? स्टार्ट करने के लिए नहीं बोल रहा आपको? नहीं, स्टार्ट नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट नंबर हाँ सर्च करने। हाँ, नीचे में देखिए आपका भीम UPI ID लिखा हुआ है, भीम हाँ हाँ UPI हाँ ID। हाँ हाँ, भीम UPI को क्लिक कीजिए सर। हाँ। उसके नीचे में क्या लिखा हुआ देखिए ना, नीचे में एकदम सेंड मनी टू भीम UPI ID। एड भीम सर, एड भीम UPI ID लिखा हुआ है, एड हाँ भीम हाँ UPI ID। हाँ हाँ, उसको क्लिक कीजिए सर, उसको टच कीजिए। हाँ। उसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है सर, क्या लिखा हुआ आ रहा है? बेनिफिशियरी भीम UPI ID। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका कहना सही है। वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालिए सर, फोन पे का नंबर डालिए जिसमें आपका 1650 रुपया रिसीव होगा। अपना वहाँ फोन पे का नंबर डालिए, आप खुद से रिसीव करें, मैं प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ सर। वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए जिसमें आपका 1650 रुपया एड होगा, ठीक है ओके। जी। अपना नंबर डालिए फोन पे का वहाँ पर। हाँ, डाल दिया। सर डालने के बाद एदरेट लगाइए, डालने के बाद एदरेट लगाइए, एदरेट। @ हाँ एदरेट सर, एदरेट। हाँ एदरेट लगा दिए। हाँ। उसके बाद छोटे अक्षर में लिखिए सर UPI। PI।
क्या? यूपीआई ना? नहीं, UBI सर, UBI, यू फॉर अम्ब्रेला, बी फॉर बॉल, आई फॉर ओके, इंडिया, 3 अक्षर। हाँ यूपीआई। और सर आपको देखिए, आपने क्या क्या लगाए सर, एक चीज बताना चाहते हैं? मेरा मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद में यू राइट सर, @UBI। बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ, बिल्कुल सर, 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखिए सर, मोबाइल नंबर पहले आप ही का डाले या किसी और का नंबर डाले सर, ये बताइए। मेरा ही नंबर डालूंगा ना। राइट साइड पे क्या लिखे आ रहा है आपको? पूरा आपको डिटेल्स में दूंगा सर, आप अरे मुझे पागल बॉम्बे से समझ लिए किया, क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ? अरे बॉम्बे से किया तो आप बांद्रा में जॉब में हो, तो आपको पता है ना, आपको अरे कॉलेज सर, कौन तुमको सा। करना ही है नहीं करना, ये बताओ, तुमको लेना ही नहीं लेना, ये बोलो तुम। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए ना राजकुमार जी। तेरी माँ की चूत, तेरी बहन की बोर, तेरी माँ की चूत, तेरी बहन की बोर, अरे रंडी के क्या बात बच्चे, कर रहे हो, हरामखोर, सुअर की औलाद, ये सीखा तेरी है माँ तुम्हें का 12वीं चौदह, में? तेरी माँ का चौदह ये सीखा? तरबूजा, तेरी माँ का चौदह रंडी के वजह भेंडी, ठीक है, तेरी माँ का चौदह भेंडी कुंदरी, तेरी माँ का चौदह कद्दू, हाँ, अरे मादर चौदह हरामखोर, सुअर की औलाद, थैंक यू तरबूजा, तेरी माँ का चौदह, राजकुमार जी, रंडी के थैंक बच्चे, यू। साले भोंसड़ी वाला। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं आपके लिए ऐसे हटके वीडियोस लाता रहूँगा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, और अपना ख्याल रखिए। टिल देन, बाय बाय।